मैं किन शब्दों में बेरी की जनता का शुक्रिया अदा करूं, ये शब्द बड़ा मुश्किल से मिल रहा है कि कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। आपने आज जो प्यार दिया है, जो दुलार दिया है और जो दुआएं की हैं, जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पिछली 4 तारीख से लेकर आज शाम तक ये जो लोग हैं, सब एक ऐसा बगीचा है जिस बगीचे में हर तरीके के फूल हैं, हर तरीके की खुशबू है। और ये लोग जिन्होंने मेरी हिम्मत भी बंधा रखी है, हौसला भी बना रखा है और हर कदम पर दिन हो चाहे रात हो साथ दे रहे हैं, ऐसे मोतियों से महंगे अतिथियों का तालियां बजा करके स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। मैं अगर नाम लूं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय का व्यक्ति है और मैं ये कहूं हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के महावीर जी ओझा सबसे आगे बैठे हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब जो बरसों तक कांग्रेस पार्टी के पुरोधा रहे, रामकिरण जी भी बैठे हैं पायली और उनके पूरी टीम, नाम लें तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर बीजेपी की बात करें तो व्यास जी, जब जनसंघ का समय था, जब से लेकर के उनके पिताजी रामजी व्यास जी से लेकर के आज, और माली समाज, ब्राह्मण समाज, महाजन समाज, ओबीसी वर्ग पूरा, मेघवाल समाज, नायक समाज, रेगर समाज, मतलब जिस समाज का नाम छूट जाएगा उसको तकलीफ होगी कि आज स्टेज से हमारा नाम लिया। हर व्यक्ति इस मुसीबत की घड़ी में साथ खड़ा है, साथ ही नहीं खड़ा है, नेतृत्व कर रहा है। ये इधर वाले थोड़ी सी बैठ जाएं तो पीछे महिलाएं हैं, थोड़ी सी बैठ जाओ, महिलाएं हैं लड़ी से, वो देखना चाह रही। बस शुक्रिया आपका, सब नौजवानों का शुक्रिया। तो मैं ये कहूं कि ये जो आज इस जाजम पर बैठे हैं, मैं जो चेहरे देख रहा हूं हर समाज का व्यक्ति है, और मैं जो सामने आप बैठे हो वो मेरे माँ बाप, भाई बहन और मेरे लिए दुआ करने वाले। पिछले 25 साल से राजनीति में जब जब मुसीबत आई, जब जब मैं मुसीबत के दौर से निकला, आपने मेरे लिए दुआएं भी की और आशीर्वाद भी दिया। इसलिए आप सब बुजुर्गों का, माता और बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और बेरी का विशेष रूप से कि बेरी ने हमेशा सबको साथ लेकर के और मेरा साथ निभाया, उसके लिए आपका आभार है। महावीर जी ओझा बैठे हैं, कई दिनों से लोग अपना माहौल खराब कर रहे हैं। ये कायम खानियों का गांव है, यहाँ भारत की संस्कार और संस्कृति बसती है। किसी मीडिया को देखना हो या हिंदुस्तान की किसी भी एजेंसी को देखना हो तो यहाँ करके देख ले। इन्होंने शुरुआत कुरान की आयत से नहीं की, उन्होंने वीर तेजा जी का गायन करके और ये बता दिया कि ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, हम भारत में रहते हैं। और भारत की सेना में जो बॉर्डर पर लड़ती है उसमें भी कोई कमजोरी नहीं है। हिंदुस्तान की एकमात्र कौम है, हिंदुस्तान की एकमात्र कौम है जिसको नॉन मैट्रिक भी लेते हैं। इन्फेंट्री के अंदर जो इन्फेंट्री है, जो फील्ड में लड़ती है, उसमें अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा 4 कंपनियां हैं। उसमें से एक कंपनी चार्ली कायम खानियों के लिए आज भी आरक्षित है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए अगर कोई व्यक्ति लड़ता है तो वो कायम खानी कौम का 1965 और 1971 का युद्ध याद करिए।
जब पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान लड़ रहा था तो एक आजमाइश की गई थी कि कायम खाने की जो चार्ली कंपनी है ग्रेनेडियर्स की, उसको सबसे आगे लगाया जाए। और मैं आप सबको आज बताना चाहता हूं चेयरमैन साहब, जब कायम खानी की कंपनी को उतारा गया तो सब पाकिस्तान वालों को पता चला कि सामने हमारे मुसलमान हैं। इनको पता चला कि बहुत सारे कायम खानी जो पाकिस्तान में चले गए वो हमारे सामने लड़ रहे हैं। तो इंडिया ये देखना चाहता था कि ये कायम खानी कौम क्या करती है, और इन कायम खानियों ने एक ने भी पीठ में गोली नहीं खाई, सबने सीने में गोली खा करके इस देश के लिए शहादत दी। 25 साल बाद जिस कौम ने सीने में गोली खाई हो, जिसके 8-8 लोग वीर चक्र हो, और आज भी इंडियन आर्मी में चार्ली कंपनी इनके लिए आरक्षित हो, उस कौम के 25 साल बाद अगर कोई जाति पूछता है, धर्म पूछता है, तो ये कौम आज खड़ी है इस हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए। मैं मैदान में कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं 10 साल तक एमएलए भी रहा, मंत्री भी रहा, लेकिन जब मेरी कौम पर अंगुली उठी, मैंने हमेशा मेरी कौम पर अंगुली नहीं उठे। मेरे साथ महावीर जी जैसे लोग, हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ थे, उन पर अंगुली नहीं उठे। इसलिए मैं टोंक गया था। मैंने ये बताया कि हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, हम समर्पित लोग हैं। हम हमेशा जिसके साथ रहते हैं मजबूती से रहते हैं। आज सचिन पायलट उस समय हिंदुस्तान का चमकता हुआ सितारा, पीसीसी का चीफ, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। मैं मेरी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं पुरानी से, कौन ऐसा नेता है जो अपनी जीती हुई सीट को छोड़ करके कुर्बानी देने के लिए टोंक जा सकता है? क्योंकि मैंने सोचा कि यूनुस, अगर आज तू पीछे सरक जाएगा तो तेरी कौम पर अंगुली उठ जाएगी, जिन्होंने शहादत दी है, कुर्बानियां दी है और इस देश के लिए अपना खून बहाया। इसलिए मैं टोंक गया। आज मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं टोंक इसलिए गया। और पिछले 10 साल तक राजस्थान सरकार में मंत्री रहा, यहाँ का विधायक रहा, और मैं आप लोगों को, आज बेरी के लोगों, आसपास के लोगों में ये बताना चाहता हूं, मैं जब भी काम करता था एक ही बात सोचता था कि मेरी कौम पर अंगुली नहीं उठे, मेरी कौम की तरफ कोई नहीं देखे, मेरी पार्टी की तरफ नहीं देखे, मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं उनकी तरफ कोई अंगुली नहीं उठे। 10 साल के ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यूडी जैसे महकमे को संभालना कोई आसान बात नहीं। 10 साल तक ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर रहा। कोई इस राजस्थान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने यूनुस खान को चाय पिलाई। ये किसके लिए किया? ये इसलिए किया कि इस राजनीति में आदर्श स्थापित करना था, लोगों को बताना था कि हम न तो झुकते हैं न रुकते हैं, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। मैं राजनीति में मेरे परिवार को पालने के लिए नहीं आया, मैं राजनीति में मेरे निजी स्वार्थ पूरे करने के लिए नहीं आया, मैं राजनीति में कोई गुंडा बदमाश नहीं था। राजनीति में मेरा परिवार कोई, मेरे परिवार ने कभी पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा, कभी वार्ड मेंबर भी नहीं मिला। मेरे को अगर किसी ने खड़ा होकर के साथ दिया तो महावीर जी से लेकर के हजारों कार्यकर्ताओं ने दिया। और आपने उस समय 1998 में मेरे को गले लगाया, और 25 साल बाद आज मैं देख करके बहुत खुश हूं। और मेरे आज खुशी के आंसू हैं कि मेरे सारे लोग जिनके साथ मैंने काम किया इस मुसीबत में, जब पार्टी ने कहा कि टिकट नहीं देंगे, राजस्थान के अखबारों ने छापा कि यूनुस खान का टिकट कटा। 3 दिन बाद में आया, 4 तारीख को मैं आया। मैंने कहा 25 साल तो महावीर जी भाई जी आपने टिकट दिया, पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन अब मुझे भीलवाड़ा की जनता ने टिकट दिया है। ये टिकट भीलवाड़ा की जनता का टिकट है। और वो कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे
कि खाली एक कौम साथ रहेगी, एक जाति रहेगी। मैंने मेरे जीवन में कभी भी एक जाति, एक धर्म की राजनीति नहीं की। मैंने हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का सम्मान किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने कहा था 1998 में कि ये डीडवाना की जनता आज के बाद तेरे माँ और बाप है। मैंने उसी दिन से इस जनता को अपने माँ और बाप माना, इसकी खिदमत में मैंने काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वाह बहन जी, ये जज्बात देखा चेयरमैन साहब, क्या रूपाराम जी, जज्बात देखा। तो सुधार साहब ताकि पकड़े माने सब न ठाए युवा और महिला पर। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये रामगढ़ जी, आप पायली में जन्मे हो, हर लोग कायम खानियों के बीच में रहते हो। मैंने कभी भी धर्म के बीच में आज तक भेद नहीं किया। और हिंदुस्तान में मैंने एक ही बात कही मेरी पार्टी के लोगों को भी, कि 25 साल से मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, वफादार कार्यकर्ता हूं। और आज आप मुसलमान का नाम लेकर के जो मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी इस बात को मेरी जाति, धर्म और मेरे परिवार को आगे नहीं आने दिया। मैंने मेरा इस भारतीय जनता पार्टी को परिवार माना। मैंने जब भी जो भी जरूरत पड़ी उसमें मैं खड़ा रहा। मैंने डीडवाना को मेरा परिवार माना। मैंने मेरी परिवार को तवज्जो नहीं दी। मैंने ये सोचा मुझे एक मौका मिला और इस मौके को डीडवाना की जनता के हित में काम करना है। मैंने सड़क बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, पानी लाने के लिए, यो डीडवाना को सुंदर बनाने के लिए और इस बेरी को खूबसूरत बनाने के लिए जितनी मेरी ताकत थी, जितनी मेरी क्षमता थी, उसे काम। बेरी वालों, ये नाम ही मेरी है, बाकी जब कोई सुनता है ना, ये रघुवीर सिंह जी दाहिल साहब कहाँ बैठे? ये रघुवीर सिंह जी दाहिल मेरे पीछे बैठे, ये रहे, बैठो दाहिल साहब। ये रघुवीर सिंह जी दाहिल नरण से आते हैं और 1982 से हमारा इनसे रिश्ता है। ये नरण से आते हैं, 1982 से हमारा रिश्ता है। कॉलेज में हम साथ रहे, LIC में साथ रहे। इन्होंने सुना कि गांव बेरी है तो इनको लगा भाई यूनुस खां का बेरी है। ये भाई साहब, ये नाम बेरी है, लेकिन ये नाम ही बेरी है। अगर मेरी चले तो इसका नाम मोहब्बत नगर कर दें। और अगर इनकी छूट मिल जाएगी और 4 तारीख बाद आ जाएंगे तो ये भी काम करवा दें। अरे कैसा बेमिसाल गांव है जिसने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का एक नमूना पेश किया है हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान में मैं आपको कहूं कि आज भी लोग कहते हैं कायम है सो कायम खाएंगे। हम बात पर कायम थी। 25 साल मैंने पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। पिछले 5 साल में जो हुआ आप सबने देखा, मैंने जबान नहीं खोली। और मैं इस स्टेज को आज कहना चाहता हूं, आप किस जाति से आते हैं, किस पार्टी से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, जिस तरीके से 25 साल तक डीडवाना की जनता और पार्टी के साथ निभाया, मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगले 5 साल तक आपके मान में, सम्मान में, इज्जत में, स्वाभिमान में कोई कमी नहीं। और एक सेतु का काम पहले भी किया नहीं।
एक सेतु का काम पहले भी मैंने किया है और अभी भी आप देखिए हमारे कांग्रेस के कितने मित्र आ गए, बीजेपी सारी आ गई, आरएलपी सारी आ गई, बसपा सारी आ गई। इन चारों पार्टियों का ये जनता का समूह बना और ये चुनाव अब कोई पेरी का नहीं रहा है। ये चुनाव 154 गांव में, अभी मैं खाटू में था, खाटू में मेरे जिस तरीके का स्वागत हुआ आप सोच नहीं सकते। रात को हम हिंदू समाज के गांव में गए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से बहन बेटियां स्वागत कर रही थी, बुजुर्ग बैठे हुए थे। रात को 1:10 तक लोग रात को स्वागत कर रहे थे। ये क्या, चूंकि अभी आप भी खाना नहीं खाया होगा, आपको भी बहुत सारी चीजों में जाना होगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, ये मुझे लगता है ये फौजी साहब की कारस्तानी है। अब एक बात सुनाता हूं मैं सबको। क्या हुआ कि एक फौज के जनरल ने अपने सेकंड जनरल को कहा कि कल मुझे सुबह 7 बजे फौज फॉलन चाहिए, लाइन में चाहिए। तो उन्होंने अपने नीचे को लेफ्टिनेंट जनरल को कहा कि मेरे को 6 बजे फौज चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल ने अपने कर्नल को कहा, उसने कहा मुझे 5 बजे फौज चाहिए। कर्नल ने अपने मेजर को कहा कि मुझे 4 बजे चाहिए और मेजर ने अपने कैप्टन को कहा तो उसने कहा मुझे 3 बजे फौज चाहिए। नीचे ऑर्डर जाते गए और फिर उसने जो है कहा कि कैप्टन ने कहा तो सेकंड लेफ्टिनेंट को कहा मुझे 2 बजे चाहिए। उन्होंने सुबेदार मेजर को कहा कि मुझे 1 बजे चाहिए। उन्होंने सुबेदार साहब को कहा मुझे 12 बजे चाहिए और उन्होंने नीचे अपने हवलदार जी को कहा, उन्होंने कहा 11 बजे चाहिए। तो ऐसे करते करते नीचे ऑर्डर जाते जाते जो शाम को ऑर्डर दिया था उसके 1 घंटे बाद रात को 8 बजे ही उस फौज को फॉलन कर दिया। तो कहा कि 8 बजे क्यों आ गई, ये तो सुबह 7 बजे चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि साहब अभी हमारे पास ऑर्डर यही है। मेजर मतलब हवलदार साहब ने कहा, सुबेदार साहब ने कहा। आगे से आगे गए तो वो लास्ट जनरल तक गए तो रात के 7 बजे ये ऑर्डर हुआ था और रात को 7 बजे मतलब फौज फॉलन हो गई। हमने तो आने का आपको 10 बजे के 9 बजे का ही कहा था, लेकिन ये सुबेदार साहब के नीचे की फौज ने आपको 3 बजे कहा। ये फौजी लोग हैं और ये फौजियों का गांव है और ये डिसिप्लिन में रहते हैं कि भी सब चीजें। और आज जिस तरीके की व्यवस्थाएं आपने की है, एक बार तालियां बजा करके आपका अभिनंदन करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव हिंदुस्तान की नजर इस चुनाव पर है। अब ये ढीलवना का चुनाव नहीं रहा है, एक जाति धर्म का नहीं रहा है, ये चुनाव यूनुस खान का नहीं रहा है। अब जीते हारे यूनुस खान का कोई मायने नहीं रहा है, क्योंकि अब यूनुस खान की कोई मान भी नहीं रहा। मैं जाता हूं, आधे आदमी इधर खींच के ले जाते हैं, आधे इधर खींच के ले जाते हैं और सिर्फ ये चौथा गांव है। सुबह से ये सिर्फ चौथा गांव, अभी तक हम 4 गांव, 4 है तीसरा चौथा गांव कर पाए, एक दिन में 4 गांव कर पाए। तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अब मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, डेयरी वालों, इंशाल्लाह ये मौका मिला तो ये कार्यकाल भी पिछले कार्यकाल से कमजोर नहीं रहेगा। इससे तक विकास के लिए, और सबसे बड़ी समस्या ये हमारी बहनें बैठी है, ये सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, बिजली की है। जब बहनें खाना बनाती हैं बिजली चली जाती है, रमजान आता है बिजली चली जाती है, पीने का पानी नहीं आता। जबकि हमने
हमारी सरकार थी तो इस टीडवाना में 2,739 करोड़ रुपए लगा करके इन 5 विधानसभा में पानी लाए थे। 1 मई 2018 को वसुंधरा जी और हमने टीडवाना में पानी शुरू किया था और उसी दिन आपके गांव के लिए 720 करोड़ रुपए की योजना शुरू की थी। लेकिन दुर्भाग्य है आपके गांव में पाइपलाइन डाला, सब कुछ डाला, लेकिन एक ऐसे एमएलए साहब आ गए जिन्होंने गांव के साथ दुर्भावना की। बेरी जैसे गांव ने एक तरफा वोटिंग उनको की, लेकिन उनके दिमाग में सही चीज नहीं थी। आज मैं सेरानियाबाद में था, मेरे को 2013 के चुनाव में सेरानियाबाद में 2500 वोट मिले और उनको भी 2018 के चुनाव में 2500 वोट मिले। लेकिन जो टंकी मैंने बनाई थी उस टंकी में 5 साल तक उन्होंने पानी नहीं चढ़ने दिया। इस बेरी में मैंने पाइपलाइन डाली थी, 5 साल तक इस बेरी को पानी नहीं पीने दिया। दोस्तों 5 साल तक तो एमएलए साहब ने आपको पानी नहीं पीने दिया और इस 25 तारीख को उनको पानी पिला दें। उनको इस बात का घमंड हो गया कि मैं तो 40,000 से जीता हूं, मुझे कौन हरा सकता है। इसलिए उन्होंने इस जनता के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, दबाव बनाया, डराया, लोगों के ट्रांसफर करवाए और अपना पूरा कब्जा कर लिया। पंचायत समिति पर उनका कब्जा, थाने पर उनका कब्जा, तहसील में उनका कब्जा। किसी के काम पड़े तहसील में जाए पर्ची, थाने में जाए पर्ची, तहसील एसडीएम कोर्ट में जाए पर्ची, पंचायत समिति में जाए पर्ची और कहीं जाए पर्ची। 1 साल में 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 दिन होते हैं। उन्होंने 1825 दिन तक पर्चियां काटी है। मैं आपको यही कहने आया हूं, इस 25 तारीख को उनका पर्चा काट देना और सब तैयार हैं। सब लोग ये जो बैठे हैं, ये जो लोग बैठे हैं, ये वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अलग अलग सम्मानित लोग हैं। ये चेयरमैन साहब बैठे, इनका कार्यकाल बहुत बेहतरीन गया। आज मैं गया केराप में, वहां पर प्रधान जी थे और आपको पता है जालाराम जी भी नजदीक प्रधान थे, वो भी छोड़ के चले गए। भगवान जी बूढ़क भी छोड़ के चले गए और ये सारी जमात जितने लोग हैं पार्षद ने छोड़ दिया। आज मैं गया, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरोत्तम जी ने भी खाटू में छोड़ दिया। जगह जगह तो ये बागीर जी बैठे, ये सुनील जी रोज बैठे। आप देखो कितने नाम गिनाऊं मैं आपको, कितने नाम गिनाऊं। ये रूपाराम जी बैठे, कितने नाम गिनाऊं। इन सब लोगों ने क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको गरूर हो गया था कि मेरे क्या फर्क पड़ता है, 40,000 से जीता हूं। अगर बेरी चली जाएगी तो मैं फिर 38,000 से जीत जाऊंगा। अगर और टीडवाना चला जाएगा तो 30,000 से जीत जाऊंगा। खाटू चला जाएगा तो 20,000 से जीत जाऊंगा। अगर और कोई गांव चला जाएगा तो 10,000 से जीत जाऊंगा। उनको इस बात का गरूर था, वो भूल गए कि वो रब्बुल आलमीन है। बादशाह वही बनाता है, नीली छतरी वाला है, वही बादशाह बनाता है, वही कुर्सी पर बिठाता है, वही कुर्सी से नीचे उतारता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है, क्योंकि वो सब चीजों पर कादिर है। उसका कब्जा है, उसकी कुर्सी का कब्जा है। वो भूल गए। वो एमएलए साहब आप 40,000 से जीते, आज लिख लेना और रिकॉर्ड भी कर लेना, ये चुनाव वो 50,000 से हारेंगे। ये दुनिया का मान सम्मान भूल गया, बड़े छोटे का भेद भूल गए। जो आपके पिताजी के साथ में सड़क से बन करके आए, उनको आपने अपमानित किया। आप कौन होते हो अपमानित करने वाले? ये वोट का अधिकार जनता का है। और लोकतंत्र में मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी को काले झंडे मत दिखाओ, किसी को धक्के मत मारो, किसी की मीटिंग मत रोको। लोकतंत्र में एक ही है
कि वोट की चोट जो है वो घाव करती है नेता को। नेता को कौन चीज घाव करती है? वोट की चोट घाव करती है। इसलिए वोट की चोट लगाओ। इस क्षेत्र में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, सब जातियों के लोग मिलकर के काम करेंगे और हम इस क्षेत्र को डीडवाना को शिक्षित डीडवाना, विकसित डीडवाना और इस डीडवाना में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इस सब क्षेत्र में काम करेंगे और ये भी बेरी गांव एक आदर्श गांव बने, एक मिसाल बने, उसके लिए काम करेंगे। तो हम ये चुनाव किसी जाति के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम ये चुनाव किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये चुनाव हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये चुनाव डीडवाना के मान का, सम्मान का, स्वाभिमान का और विकास का चुनाव। और मैं आज कह रहा हूं, कल 7-8 गांव बचे हैं। मैं लगभग 150, 145, 46 गांवों में घूम लिया आज शाम तक। कोई भी गांव पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है 40,000 से पिछली बार जीते थे ना, उनको मुझे लगता है कि 40,000 भी नहीं मिलेंगे। जितने से जीते थे उतने ले लेंगे, उससे ज्यादा 50,000 वोट नहीं, कुल मिलेंगे, वो बता रहा हूं। धीरे धीरे नीचे जा रहा है मामला। और ये लड़के तो सब समझते हैं, ये राजेश खन्ना की पिक्चर है ना, अरे राजेश खन्ना की पिक्चर थी, तुम पैदा नहीं होते, वो पब्लिक है, सब जानती है। ये पुरखाराम जी हैं चौधरी, ये गांव गांव घूमते हैं, ये कह रहे 70,000 में दोनों हैं और आप लोग 1,20,000 में, ये कह रहे हैं। अब एक ही बात है, कैसे ठंडा मुगल के लिए सम्राट ही है। हाँ, मेरा थारो जोर मिलो रे, पोपट लाएगा थारो फूट का। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अली खान जी के यहाँ भी प्रोग्राम है नीमली में, हमें जाना है। मैं इसके लिए आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि 25 साल की राजनीति में जो बेरी में आज हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए आप सबको बधाई, आप सब कार्यकर्ताओं को बधाई।